हेलो गाइस, चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 7 है आपका, और ये सब अपन लोग पढ़ चुके थे। ये देखिए, यहाँ से पढ़ना था। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन अपने को पढ़ना था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। अभ्रंतबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के जननांग पुष्प में अव्यवस्थित होते हैं। आप पुष्प के विभिन्न भागों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प के जनन भाग हैं, जिनमें जनन कोशिकाएं होती हैं। पंखुड़ी एवं बाह्य दल के क्या कार्य हो सकते हैं, यानी कि जो पंखुड़ी होती है इसमें और बाह्य दल होते हैं, इसके क्या कार्य हो सकते हैं। तो बाह्य दल जो होते हैं तो क्या होता है, इसके ओवरी को क्या होता है, सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है। जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, जब पुष्प में कोई एक जननांग या कि फीमेल या कि मेल कोई भी होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे एक लिंगी पुष्प बोलेंगे। और उसका एग्जाम्पल क्या है आपका, पपीता और तरबूज है। पुष्प जब एक लिंगी पुष्प की बात करेगा तो उसमें आपको क्या क्या एग्जाम्पल आपका पपीता और तरबूज कहलाते हैं। जब पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो, जब जिसमें फीमेल और मेल जो हो तो दोनों उपस्थित हो, तो उसका एग्जाम्पल क्या है आपका, गुड़हल और सरसों है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो पराग कण बनाते हैं। पराग कण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। आप कभी भी गुड़हल के जो पुष्प है उसको टच करके आप देखिए, आपके हाथ में येलो येलो कलर के छोटे छोटे रवा जैसे लग जाएगा। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अव्यवस्थित होता है। स्त्री केसर पुष्प के कहाँ, केंद्र पर, सेंटर पर क्या होता है, उपस्थित होता है, अव्यवस्थित होता है। तथा यह पुष्प का मादा जननांग है, और यह पुष्प का क्या है, जो है तो फीमेल जननांग है। यह 3 भागों से बना होता है। आधार पर उभरा उभरा फूला हुआ भाग क्या है, अंडाशय है। मध्य में लंबा भाग क्या है, वर्तिका है। तथा शीर्ष भाग क्या है, वर्तिकाग्र है। यानी कि जो ये फीमेल का है तो तीन चीज हो गया, इसका ओवरी हो गया, स्टाइल हो गया, स्टिग्मा हो गया। ये तीन चीज इसमें होती है। यानी कि अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया, जो प्रायः चिपचिपा होता है। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। परागकण द्वारा उत्पादित नर युग्मक अंडाशय की अंड कोशिका मादा युग्मक से संलयित हो जाता है। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन अथवा निषेचन से युग्मनज बनता है, यानी कि जायगोट बनता है, जिसमें नए पौधे में विकसित होने की क्षमता होती है। अतः पराग कणों को पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यानी कि जो पुंकेसर होता है उसके ऊपर जो पराग कण लगे होते हैं तो उसे जो है तो कहाँ तक, अंडाशय तक जाने की आवश्यकता होती है, तो उसे क्या होगा, स्थानांतरण करना होगा। यदि पराग कणों का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है तो यह स्वपरागण कहलाता है। यानी कि पुष्प के अगर वर्तिकाग्र पर होगा तो क्या होगा, यह स्वपरागण होगा। परंतु एक पुष्प से परागकण दूसरे पुष्प में स्थानांतरण होता है तो उसे क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पराग कणों का यह स्थानांतरण किसके द्वारा होता है, वायु जल अथवा प्राणी जैसे वाहक द्वारा संपन्न होता है। यानी कि जो पुष्प में जो उसी पुष्प के परागकण के वर्तिकाग्र में परागण होगा तो उसे स्वपरागण बोलेंगे, और दूसरे प्लांट के दूसरे पुष्प के द्वारा जब परागण होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, परपरागण बोलेंगे। इसका डायग्राम में देख लीजिए, इस पर क्या दिया हुआ देखिए, वर्तिकाग्र है, पुष्प का धैर्य काट है इसका। इसमें देखिए क्या है, अंडाशय है, ओवरी है, स्टाइल है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, स्टाइल है। फिर इधर क्या है, पराग कोश है, तंतु है, दल पंखुड़ी है, बाह्य दल है, पेटल है, सेपल है आपका, ये है। और इधर क्या है, ये पुंकेसर है। ये पुंकेसर जो है तो इसमें पराग कोश देखिए सबसे ऊपरी भाग, जिसे क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं, सबसे ऊपरी में जो है तो ये क्या है, स्टिग्मा है, वर्तिकाग्र है। इस प्रकार से इसकी क्या है, संरचना है। फिर देखिए, पराग कणों के उपर्युक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्मक को अंडाशय में स्थित मादा युग्मक तक पहुंचना होता है, और इसके लिए पराग कण में एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। यानी कि जो वर्तिका होती है उस वर्तिका से होते हुए अंडाशय तक जो होते हैं इसके परागकण, ये वर्तिका है, यहाँ से जो होते यहाँ तक अंडाशय तक क्या है, परागकण जाएंगे।
निषेचन के पश्चात युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड के एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका एवं वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ स्थायी रूप से जुड़े हुए देखा है? सोचिए, बीजों के बनने से पौधे को क्या लाभ है? बीज में भावी पौधा अथवा भ्रूण होता है जो उपर्युक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित मतलब नए प्लांट में विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं? अंकुरण कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर वर्तिकाग्र पर पराग कणों का अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो सबसे ऊपर देखिए क्या दिया हुआ आपका पराग कण दिया हुआ है, फिर वर्तिकाग्र दिया हुआ है। ये क्या है? नर युग्मक है। पराग नली है जिसके द्वारा पराग अंदर जाता है अंडाशय में। फिर क्या है? अंडाशय है। ये यहाँ पर क्या है? मादा युग्मक है। क्रियाकलाप 7.7 में देखिए, चने के कुछ बीजों को एक रात तक जल में भिगो दीजिए। अधिक जल को फेंक दीजिए तथा भीगे हुए बीजों को गीले कपड़े से ढककर 1 दिन के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे कि बीज सूखे नहीं, मतलब बीज जो है तो हल्के उनमें नमी बनी रहे। बीजों को सावधानी से खोलकर उसके विभिन्न भागों का परीक्षण कीजिए। उसको ऑब्जर्व करिए कि किस प्रकार से बीज फूल गए कि नहीं और उसमें अंकुरण प्रारंभ हुआ कि नहीं। आपने प्रेक्षण की तुलना 7.9 में कीजिए। क्या आप सभी भागों को पहचान सकते हैं कि उसमें कौन सा मूलांकुर है, कौन सा प्रांकुर है, कौन सा उसका जो है तो बीज पत्र है? ये सब उसमें देखना होगा। देखिए जैसे इसमें क्या है, ये बीज पत्र है, अगल बगल जो दिया हुआ है। नीचे देखिए मूलांकुर है, रेडिकल जो है ये, और ये क्या है? प्रांकुर है, जिसमें से ऊपर क्या निकलता है? तना निकलता है। 7.3.3 मानव में लैंगिक जनन। अब ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है। अब तक हम विभिन्न स्पीसीज में जनन की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे। आइए अब हम उस स्पीसीज के विषय में जानें जिसमें हमारी सर्वाधिक रुचि है। वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है। यह प्रक्रम किस प्रकार कार्य करता है? आइए अब स्थूल रूप से एक असंबद्ध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन यानी कुछ चेंजेस आते हैं। आपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में सीखा। कक्षा 1 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई एवं भार बढ़ जाता है। हमारे दांत जो गिर जाते हैं दूध के दांत कहलाते हैं तथा नए दांत निकल आते हैं। इन सभी परिवर्तनों को एक समान प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं, यानी कि जो वृद्धि होती है उसी के अंतर्गत ये सब जो प्रोसेस होती है बॉडी में सब इस वृद्धि के अंतर्गत आती हैं, जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता। यानी कि किशोरावस्था प्रारंभ होते ही जो बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उसे सिर्फ वृद्धि, शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता है, जबकि शारीरिक सौष्ठव की ही बदल जाता है और शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आते हैं। यानी कि पूरा जो है तो चेंजेस, बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंजेस होने लगती है किशोरावस्था प्रारंभ होते ही। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के एवं लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि कांख एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्रों में बाल गुच्छ निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोम आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हम अपने और दूसरों के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे ही परिवर्तन हैं जो लड़कों एवं लड़कियों में भिन्न होते हैं। लड़कियों में स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है। लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकल आती हैं तथा उनकी आवाज़ फटने लगती है। साथ ही दिवा, स्वप्न अथवा रात्रि में अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाता है। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं जबकि अन्य में मंद गति से होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता। उदाहरण के लिए लड़कों के चेहरे पर
पहले छितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे यह वृद्धि एक जैसी हो जाती है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है। जैसे कि हमारे नाक नक्श अलग अलग हैं, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न, स्तन अथवा शिश्न की आकृति एवं आकार भी भिन्न होते हैं। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है? हम बहुकोशिक जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं की आवश्यकता की बात कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार का एक विशिष्ट कार्य है तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक विकसित होते हैं। प्राणियों जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करता है। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के चलते जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती। अतः जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होनी शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौवन आरंभ या प्यूबर्टी कहा जाता है। अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा की जनन प्रक्रम से किस प्रकार संबंध है। हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ है कि दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का परस्पर संलयन। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसे कि पुष्पी पौधों में होता है, अथवा दो जीवों के परस्पर संबंध द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसे कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सकें। यौवन आरंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन, जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न, इस बात का संकेत है कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग अथवा संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शिश्न के ऊर्ध्व होने की क्षमता स्तनधारियों जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबी अवधि तक गर्भस्थ में रहता है तथा जन्म उपरांत स्तनपान करता है। इन सभी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन का परिपक्व होना आवश्यक है। आइए जनन तंत्र के विषय में जानें। 7.3.3 ए नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र में देख लीजिए इसमें क्या है। वृषण कोश है, वृषण है, शुक्रवाहिनी है, मूत्र नलिका है, शुक्राशय है, मूत्राशय है, प्रोस्टेट ग्रंथि है, शिश्न है, मूत्र मार्ग है। यानी मूत्र नलिका जो है ये किडनी से आती है और ये क्या होता है, यहाँ मूत्राशय में मूत्र जो होते एकत्रित होता है। ये क्या है, शुक्राशय है जिसमें से शुक्राणुओं का निर्माण होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि है जो हार्मोन से रिलीज करता है। शिश्न है, मूत्र मार्ग है जिससे मूत्र जो है तो मूत्र को पास करते हैं, बाहर करते हैं। क्या है, वृषण है, वृषण कोश है। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचाने वाले अंग संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, नर जनन तंत्र बनाते हैं। नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में वृषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौवनावस्था के लक्षणों का भी नियंत्रण करता है। उत्पादित शुक्राणुओं का मोचन शुक्रवाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्रवाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक संयुक्त नली बनाती है। अतः मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह में उभय मार्ग है। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो उन्हें मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। 7.3.3 बी मादा जनन तंत्र। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन्स भी उत्पादित करती हैं।
7.11 को ध्यानपूर्वक देखिए तथा मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। यह देखिए मानव का मादा जनन तंत्र, योनि, ग्रीवा, गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिका या फिलोपियन ट्यूब। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंड होते हैं। यौवन आरंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह 1 अंड परिपक्व होता है। महीन अंड वाहिका अथवा फिलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। दोनों अंड वाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहां से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुंच जाते हैं, जहां अंड कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहां यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयार करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्ध होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ में भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण होता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है। गर्भाशय की पेशियों में लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। 7.33C क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता? यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं हो तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है, क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह 1 अंड का मोचन करता है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय की प्रति माह तैयारी करता है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। 7.33 जनन स्वास्थ्य। जैसा कि हम देख चुके हैं कि लैंगिक परिपक्वता एवं क्रमिक प्रक्रम है तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। अतः किसी सीमा या आंशिक रूप से तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर अथवा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो गए हैं। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व के योग्य हो गया है? इस विषय पर हम सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहें या ना चाहें। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए पारिवारिक दबाव भी हो सकता है। संतान उत्पत्ति से बचकर रहने का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में भी हमें सोचना चाहिए। हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों का रोगों का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है। क्योंकि यौन क्रिया में प्रगाढ़ शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं, अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है, जिसमें जीवाणु जनित रोग गोनेरिया तथा सिफिलिस। जीवाणु से फैलने वाले 2 रोग हैं, गोनेरिया तथा सिफिलिस। वायरस संक्रमण से मस्सा तथा HIV एड्स शामिल हैं।
लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है? शिश्न के लिए आवरण अथवा डोम के प्रयोग से इनमें से अनेक रोगों के संचरण की कुछ सीमा तक निरोध संभव है। यौन लैंगिक क्रिया द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है एवं यदि वह इसके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य के पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण रोकने के अनेक तरीके खोजे गए हैं। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार के हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है जिससे शुक्राणु अंड कोशिका तक न पहुंच सके। शिश्न को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाले अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरा तरीका शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है जिसमें अंड का मोचन ही नहीं होता अतः निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती हैं परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं अतः उनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियां जैसे कि लूप अथवा कापट्टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है परंतु गर्भाशय के उत्तेजन में भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री की अंडवाहिनी अथवा फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंड या डिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया तकनीकी द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीकी भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है परंतु असावधानी पूर्वक की गई शल्य क्रिया से संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। इस तकनीक का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं। जैसे ऐसा गैर कानूनी कार्य अधिकतर मादा गर्भ के चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनी अपराध है। हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण के निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग अनुपात तीव्रता से घट रहा है जो चिंता का विषय है। हमने पहले देखा कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। यदि सामाजिक असमानता हमारे समाज में निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है तो जनसंख्या के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो क्या आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी सबसे महत्वपूर्ण कारण की पहचान कर सकते हैं? आपने क्या सीखा? हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका क्या सार निकल रहा है? अन्य जैव प्रक्रमों के विपरीत किसी जीव के अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जनन में एक कोशिका द्वारा डीएनए प्रतिकृति का निर्माण तथा अतिरिक्त कोशिकीय संगठन का सृजन होता है। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली उनके शारीरिक विकल्प पर निर्भर करती है। खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक संतत कोशिका का निर्माण करती हैं। यदि हाइड्रा जैसे जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विलग हो जाए तो प्रत्येक भाग में पुनरुद्भवन द्वारा नए जीव विकसित हो जाते हैं। इनमें कुछ मुकुल भी उभर कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़, तना अथवा पत्ती से नए पौधे विकसित होते हैं। उपरोक्त लैंगिक जनन के उदाहरण जिसमें संतति की उत्पत्ति एक एकल जीव व्यष्टि द्वारा होती है। लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु दो जीव भाग लेते हैं। डीएनए प्रतिकृति की तकनीकी से विभिन्नता उत्पन्न होती है जो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पुष्पीय पौधों में जनन प्रक्रम में परागकण परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होते हैं जिसे परागण कहते हैं। इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है। यौवन आरंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास तथा लड़कों के चेहरे पर नए बालों का आना लैंगिक परिपक्वता के चिन्ह हैं। मानव में नर जनन तंत्र में वृषण, शुक्र वाहिनी, शुक्राशय, प्रोटेस्ट ग्रंथि, मूत्र मार्ग तथा शिश्न होते हैं। वृषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं।
मानव के मादा जनन तंत्र में अंडाशय, डिंब वाहिनी, गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। मानव में लैंगिक जनन प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्त्री की योनि में स्थानांतरण होता है तथा निषेचन डिंब वाहिनी में होता है। गर्भ निरोधी युक्तियां अपनाकर गर्भ धारण रोका जा सकता है। कंडोम, गर्भ निरोधी गोलियां, कॉपर्टी तथा अन्य युक्तियां इसके उदाहरण हैं। गाइज अब आपको ये चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर कल कराऊंगी। गाइज आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है? आप लोग हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच गाइज। जो आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।